तो अपन इस लेक्चर में पहले जो लास्ट लेक्चर का सवाल था उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलेंगे, है ना। तो अपन ने इस क्वेश्चन पे खत्म किया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया था। इसका आंसर आपको बोला था सॉल्व करने को, इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, y की टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3mg/k। दिस इज द आंसर। ये आ गया। अब सुनना ट्रिक, है ना। ऐसे तो सॉल्व करेंगे, वर्क पर एनर्जी चैप्टर में हमें इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम आगे जाएंगे 2 3 4 चैप्टर बाद, तो हम थोड़े समझदार हो जाएंगे। हम समझदार हो जाएंगे तो हम एसएचएम का चैप्टर पढ़ेंगे। एसएचएम के चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि ये सिस्टम, मैंने कहा ना ये इसका इक्विलिब्रियम था। ये कौन सा था? इक्विलिब्रियम, जहां पहले था। इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन करता है, एसएचएम होता है एक्चुअली ना, ए टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ये अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन करता है, और जब ये ऑसिलेशन करता है तो इक्विलिब्रियम से जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाता है। क्या कहा मैंने? इक्विलिब्रियम से जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाता है। यहां से मुझे ये पता चल गया था कि स्प्रिंग अभी ऑलरेडी इतनी कंप्रेस्ड है और इतनी खींचनी चाहिए। मतलब मुझे ये पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम से इसको टोटल ऊपर कितना ले जाना है मुझे, 2mg/k है प्लस mg/k। तो मुझे इसे इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर लेके जाना है? 3mg/k। तो मुझे इसे कितना नीचे ले जाना पड़ेगा? 3mg/k। क्वेश्चन खत्म, है ना। इतनी मेहनत के अलावा अपन ये भी, अगर आगे जब अपन समझदार बन जाएंगे तो अपन ये सीख पाएंगे कि इक्विलिब्रियम से जितना ऊपर जाता है ऑसिलेशन या एसएचएम में, उतना ही नीचे आता है। तो इक्विलिब्रियम ढूंढ लिया और साथ ही ये ढूंढ लिया कि यहाँ से कितना ऊपर भेजना है। तो ऊपर भेजना है वहां तक जहां तक स्प्रिंग का एक्सटेंशन 2mg/k हो जाए। तो स्प्रिंग इक्विलिब्रियम से पहले नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन, तो कितना ऊपर जाना है? 3mg/k। जितना ऊपर भेजना है उतना ही नीचे धक्का देंगे ना। तो आंसर आ गया 3mg/k। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा सॉल्व करें या उसकी जगह सीधा ये चीज सोच पाए तो सेम आंसर आएगा, है ना। ऑसिलेशन में जो, हाँ, जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट हो रहा होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उससे जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना ऊपर उतना नीचे, है। तो ऊपर भेजना है 3mg/k, तो नीचे भी जाएगा 3mg/k। अच्छा लगा जान के? अब तो आसान सवाल है। अगर ये बात आपको पता हो तब तो सवाल इसी पेज पे सॉल्व हो जाता, है ना। बट अगर मैं ये बात आपको बता देता तो फिर आप ये मेहनत कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए। तो ये अपना क्वेश्चन था। मैंने कहा ना वहां ये सवाल 2 लाइन में हो जाता है, बट ठीक है, यहाँ कैसे करेंगे अगर कोई ये पूछे तो यहाँ ऐसे करें। आगे चलते हैं। तो ये अपना स्प्रिंग वाले बहुत से टाइप के सवाल हो गए। अब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एक टॉपिक वापस से बताऊंगा, सुनना ध्यान से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body near अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास एक बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। आप जानते हैं ऑलरेडी mgh होती है। अगर मैं ग्राउंड लेवल पे 0 मान लूं तो क्या होती है? mgh। मान लो मैं आपसे सिंपल कहूं कि एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है जो ग्राउंड से h हाइट पे है, m मास का पार्टिकल है और ग्राउंड के लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप सीधा लिखोगे U इज इक्वल टू mgh। पार्टिकल के लिए सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड, मान लो मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ये पूरी रॉड h हाइट पे है। ये पूरी की पूरी रॉड जो है वो कहाँ है? h हाइट पे।
m मास की रॉड, तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि सर इस रॉड को अपन ये तो कह ही सकते हैं ना कि बहुत सारे पार्टिकल है, भाई ये एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, रॉड के सारे पार्टिकल h हाइट पे हैं, मानते हो? तो अगर मैं इस रॉड को बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मानूं तो मैं इसके पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल होंगे सबके लिए gh। दिस इज फॉर पार्टिकल, तो mgh। तो टोटल मास कितना हो गया m, तो भी कितना हो गया mgh। अभी तक जो अपन ब्लॉक वगैरह लिखते हैं, ब्लॉक है h हाइट पे तो mgh, बॉल है h हाइट पे तो mgh, वो सबका सब क्या था? अपन ने सबको पार्टिकल की तरह मान लिया था, है ना? एक ब्लॉक छोटा सा ब्लॉक मानते हैं, तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि h हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं? mgh। पूरा मास m, मास h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? बोलिए। जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। अब इस लेक्चर में आसान चीज पर होगा, चिंता मत करो, बड़ा तुम्हारे दिमाग से धुआं निकलेगा, कान से भी धुआं निकलेगा, है ना? जल्दी से पढ़ लो, सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, हालांकि उतना आसान भी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा तो मतलब टाइट कर दें। चलो जल्दी। तो अपन ने ये सीखा कि अगर m मास का पार्टिकल h हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, सही बात। लेकिन और अपन रेफरेंस से h ऊपर मान रहे हैं, रेफरेंस यहां माना है जो जमीन पे, तो जमीन से h ऊपर। अगर मैं कल को आपसे ये कहूं कि यही रॉड अब ऐसे रखिए, ऐसे, वही रॉड ही है ना, एल लेंथ की रॉड, रॉड यूनिफॉर्म रॉड है एल लेंथ की, इसका मास m। क्या है यूनिफॉर्म रॉड? मतलब एक जैसी पतली सी रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, मास m, ये u0 है। तो आपसे कहते हैं फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बताओ आंसर क्या आएगा? h क्या है? 0? नहीं, सुन, ऐसे तुम नहीं बता सकते, है ना? कौन से पॉइंट पर डिपेंड करेगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तुम्हारा पेन क्यों रुक रहा है? नहीं, पूरे रॉड का पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड पूछी है, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पूरे रॉड की, एक बॉडी है ना ये भी। तो सुनो, बिल्कुल तुमने सही सोचा, और जो पीछे अब लिख रहे थे हमारा पेन रुकेगा, हाँ बिल्कुल सही कहेगा, हमारा पेन अब रुकेगा। हमारा पेन इसलिए रुकेगा क्योंकि हम कहेंगे कि हमें किसी पार्टिकल का तो लिखना आता है, लेकिन हमें रॉड का लिखना नहीं आता है, रॉड का हर पार्टिकल डिफरेंट हाइट पे है, मानते हो? प्रॉब्लम क्या है? रॉड का हर पार्टिकल डिफरेंट हाइट पे है, तो हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? सुनो, इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। मैं बस एक प्रॉब्लम ये रॉड वाली बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे अपन इसको सेंटर ऑफ मास में सीखेंगे। बस एक रॉड वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कहीं कहीं यूज करो। तो मुझे इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो मैं कहूंगा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रॉड का हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे था। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है इंटीग्रेशन से, है ना? आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपन मान लेते हैं कि रॉड, रॉड क्या होता है ना, फिजिक्स के अंदर जो रॉड मानते हैं, रॉड के अंदर सिर्फ लीनियर डायमेंशन होती है, उसकी विड्थ नहीं मानते, बहुत ही थिन रॉड कही जाती है, उसकी विड्थ वगैरह नहीं मानते। मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लेते हैं ग्राउंड से x हाइट पे एक पतली सी रॉड, . , 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
कितनी पतली सी, dx, ये विड्थ dx, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। मैंने मान लिया कि ये रॉड इन एलिमेंट्स का मिलके बना है, ऐसे पतले पतले रॉड, dx 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 लेंथ के एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, है ना। मैंने मान लिया कि रॉड जो है ये dx 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 लेंथ वाले एलिमेंट से मिलके बना है ना। पूरे पे ऐसे ही एलिमेंट लगे हुए हैं, यहाँ से ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, इन चीजों से मिलके रॉड बना है। dx कितना छोटा है, जितना छोटा आप सोच पा रहे हो उससे भी छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, dx के बारे में बताया था, है ना। तो ये इन एलिमेंट से मिलके बना है, तो इसको मैं एक पार्टिकल की तरह ही मान सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि ये एलिमेंट एक्चुअली में एक पार्टिकल है। तो इसका मास ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का मास, एलिमेंट मान के इंटीग्रेट करना अपन डिटेल में सीखेंगे जब अपन सेंटर ऑफ मास में चलेंगे। अब ये अपन बस ऐसे एक एग्जांपल करना है कि इस एलिमेंट का मास क्या होगा। तो डीएम, डीएम मतलब इस छोटे से dx का छोटा सा मास। तो देखो मैं डीएम को क्या लिख रहा हूं, क्योंकि एल लेंथ का मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ है m/l इंटू dx। याद करो, आपको पहले लिखना सिखा चुका हूं कि एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास m/l, तो dx लेंथ का मास m/l इंटू dx। ये मैंने क्या लिख दिया, इस dx लेंथ के एलिमेंट का मास dm। ये dm मास कितनी हाइट पे है, x हाइट पे। कितनी हाइट पे है, क्यों, हमने माना है, हमने क्या माना है कि पार्टिकल, एक पार्टिकल है dm मास का जो x हाइट पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, du। du क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास dm। du क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास dm। सो du इज इक्वल टू dm इंटू g इंटू उसकी हाइट कितनी है, x। इसको इंटीग्रेशन की अप्रोच कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग हाइट पे है, तो हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, तो मैं एक एलिमेंटल पार्टिकल मानूंगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा और उसको सम कर दूंगा ऊपर से नीचे तक। तो मैंने एक एलिमेंटल पार्टिकल माना dx लेंथ का, क्योंकि उसकी लेंथ dx है, तो उसका जो मास आएगा वो आएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी du इज इक्वल टू dm इंटू g इंटू एक्स, mgh। पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल की क्या होती है, mgh, वैल्यूज रख दो। सो इट इज mg/l इंटू x dx। ये आया du, उस छोटे से एलिमेंट का मास। सोचो अगर मैं सारे, सॉरी, छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं सारे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mg/l x dx, mg/l x इंटू dx। x की लिमिट लगाएंगे, लिमिट याद है, लिमिट कहां से कहां होता है, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट। सोचो अगर मैं इस रॉड को बनाना चाहता हूं, सुनना भाई, x क्या है, जमीन से हाइट, रॉड यहां से लेके यहां तक है, रॉड यहां से लेके यहां तक है, तो x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, इस पॉइंट के लिए x क्या होगा, 0, और इस पॉइंट के लिए x क्या होगा, l। ये बात समझ में आती है, x की लोअर वैल्यू 0 हो सकती है कम से कम, और अपर वैल्यू l हो सकती है, तो x की वैल्यू 0 से l तक हो सकती है। तो x की लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से l तक। ये हो गई इसकी लिमिट, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, तो u इक्वल टू mg/l x dx का इंटीग्रेशन बेटा x²/2, 0 से l, l से l एक बार कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा mgl/2। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने इसको लिखा है इज इक्वल टू mg इंटू h ऑफ सेंटर। भाई इस रॉड का सेंटर कहाँ होगा, l/2 पे, इसको लिख दिया सेंटर। आगे चल के सीखेंगे, इसको कहते हैं रॉड का सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास,
ये अगला चैप्टर है अपना, एक चैप्टर के बाद का। तो अगर किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमने ये प्रूव कर लिया कि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसकी आधी लेंथ पे आता है। कहाँ आता है? आधी लेंथ पे, उसके मिड पॉइंट पे, है ना? हाइट ऑफ द सेंटर और हाइट ऑफ द मिड पॉइंट। तो कल को हमें किसी भी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो हम लिखेंगे mg इंटू उसके मिड पॉइंट की हाइट कितनी है ग्राउंड से। यहाँ से डिराइव किया, बस आगे मैं और किसी बॉडी की डिराइव नहीं करूंगा, ना उसके सवाल करवाऊंगा, वो सब अपन वहां जाके करेंगे सेंटर ऑफ मास में। अपन रिंग, डिस्क, सबके सवाल वहीं जाके करेंगे, है ना? तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, या रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो ऐसे कुछ बॉडीज का अपन सोच सकते हैं, जैसे मैं कहूँ स्फेयर का, तो स्फेयर का ना सेंटर उसके सेंटर पे ही होगा, सेंटर ऑफ मास। पूरा यूनिफॉर्म बॉडी है ना। डिस्क का उसके सेंटर पे नहीं होगा। सोचो डिस्क लो तो डिस्क में एक तरफ मास, एक तरफ मास नहीं। रिंग लो, एक तरफ मास, एक तरफ मास नहीं। बट कल को कोई स्क्वायर प्लेट हो तो इसका भी सेंटर वेंटर कहाँ होगा? इसके सेंटर पे ही होगा, है ना? तो इन सबके लिए अगर कभी अपने को पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात आई तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट ले सकते हैं, या इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर की हाइट ले सकते हैं। अभी तो सिर्फ रॉड वाला काम आएगा आपका। कैसे कोई लीनियर रॉड है तो उसके लिए अगर अपने को उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो अपन कहाँ लिखेंगे? उसके सेंटर की हाइट से, कि उसका सेंटर कितनी हाइट है। बात समझ आ गई? जल्दी लिखिए। तो कल को एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, खासकर रॉड के लिए भी सिखाया है कि रॉड के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन दो तीन, बिल्कुल ही आसान आसान सा, कि रॉड ना ऐसे है, हम्म, 1 मीटर की रॉड है, इसका मास है 5 kg और ये एंगल है 37 डिग्री। ये ग्राउंड है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। यहाँ u0 मानना है, जल्दी बताओ। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। सही सही करना। जूल में आएगा आंसर। हाँ विकास सही है, गुड। mgh सेंटर की हाइट बतानी है, हाइट। सब लोग आंसर लिखेंगे। हाँ सोजल सही है, प्रियांशु सही है, गुड। हाँ युक्ता सही है। शैली गलत है। क्या कर लिया तुमने ये? हाइट निकालो, हाइट। हाँ सृष्टि सही है, जो ही सही है। सेंटर की हाइट, ये हाइट चाहिए। दिस इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ 1 मीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है? 0.4, 0.5 मीटर। तो ये h को मैं क्या लिख सकता हूँ कि HCM इज इक्वल टू 0.5 साइन 37। साइन 37 इज 3/5, सो इट इज 0.3 मीटर। वो तो हाइट आई। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg HCM। m कितना? 5, g कितना? 10, HCM कितना? 0.3। कितना आ गया? 15 जूल। कितना आ गया? 15 जूल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ठीक, स्फेयर है। स्फेयर
मास m, रेडियस r, ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, u इक्वल टू 0. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर. बताइए. बिल्कुल सही, mgr. इसका सेंटर तो पता ही है ना, सेंटर पे ही आएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी है, तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, r सेंटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgr. अच्छा लग रहा है ना, सब सही चल रहा है ना, बढ़िया. इजी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अभी और मजा आएगा. देखो अगला क्वेश्चन, ये तो पोटेंशियल एनर्जी था. अगला क्वेश्चन क्या है ना, कितना रॉड वॉड के निकालोगे. एक काम करो, एक ना ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, लोग सोच रहे हैं फिर से धोखा होगा. ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल वाला. एक रॉड ना, एक चेन है, सॉरी रॉड नहीं चेन है. रॉड चेन एक ही बात है, एक ही जैसी चीज होती है. एक चेन है जो यहाँ रखी हुई थी, हॉरिजॉन्टल, m मास और l लेंथ की चेन थी. स्मूथ है, सारी सरफेस स्मूथ है, स्मूथ चेन, और ये इंक्लाइन प्लेन भी स्मूथ है. स्मूथ चेन ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखी हुई थी. इसको क्या किया ना, खींचना स्टार्ट किया स्लोली. इसको खींचना स्टार्ट किया, और इसको खींचते 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 फाइनली पूरी चेन को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, जस्ट ऐसा, ऐसा कर दिया है ना. ये इनिशियल है, ये फाइनल है, पूरी चेन इंक्लाइन प्लेन पे आ गई है ना. कैसे आई होगी, हमने इसे स्लोली एक फोर्स से लेंथ के लॉन्ग खींचना स्टार्ट किया ना, स्लोली. एफ, कोई एफ फोर्स है, कांस्टेंट वेरिएबल कुछ यूज है, तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल फोर्स है एफ, जिससे हम उसे खींच रहे हैं, और स्लोली. तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, चेन वाज lying on horizontal surface. It is slowly pulled and kept on inclined plane. Such that its bottom, its lower part, such that its lower part just touches horizontal surface. समझ में आया क्या किया, चेन को हल्के से खींचते गए खींचते गए खींचते गए, और खींच के पूरी चेन को ऐसे इंक्लाइन पे चढ़ा दिया. एम मास और एल लेंथ की चेन थी. तो आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन by external agent in this process. सुनो, ये मैं बताता हूँ. पहला क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं. एक तो स्लोली पुल किया गया है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है. तो देखना, मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ कोई एफ फोर्स है जो वर्क कर रहा है. देयर इज सम फोर्स एफ व्हिच इज डूइंग वर्क. तो इस चेन पे कौन कौन से फोर्स हैं, एम जी, एफ, नॉर्मल, तीनों का वर्क इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल का वर्क तो जीरो होगा.
तो वर्क डन बाय एफ इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी। एफ ने उतना ही वर्क किया पॉजिटिव में जितना एमजी ने वर्क किया निगेटिव में, और एमजी का वर्क जो होता है वो निगेटिव में, दैट इज डेल्टा यू। यही तो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब एफ ने उतना ही फोर्स किया होगा जितना इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी वाली? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन बाय एमजी का माइनस, एक ही बात। ये बात समझ में आती है? बोलो कि एफ ने जो भी काम किया होगा उसने इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी को ही बढ़ाया है, सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो एमजी ने इसको, मतलब एफ ने जो भी काम किया है वो पूरा का पूरा वर्क कहाँ गया है? इस चेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना। और डेल्टा यू है, तो बस वर्क डन बाय एफ पूछा है तो अपन ऐसे क्वेश्चन में यही किया करेंगे, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्लोली खींचा है तो काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज हुआ नहीं। अब देखना भैया, आपने कुछ नहीं कहा है यू कहाँ जीरो है, तो सोचो कहाँ मानना आसान है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे यू जीरो मानना सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ऐसा मानते ही इनिशियली पूरी चेन की एनर्जी जीरो हो गई। अगर मैं मान लूं कि चेन हॉरिजॉन्टल थी, तो हॉरिजॉन्टल में रखते ही इसकी पूरी एनर्जी क्या हो गई? जीरो, है ना? और बाद में इसका सेंटर कहीं यहां आ गया, रॉड है ना, एल लेंथ की रॉड, तो इसका एच, ये एल बाई टू है ना, तो एच को क्या लिखोगे बाद में? एल बाई टू साइन थीटा। बाद में उसका जो, अब ये ऐसी रॉड हो गई ना, तो उसकी हाइट क्या हो गई? एल बाई टू साइन थीटा। क्या हो गई? एल बाई टू साइन थीटा। बस हो गया। तो वर्क डन बाय एफ इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल एम जी एच सी एम, एल बाई टू साइन थीटा माइनस यू इनिशियल जीरो, सो वर्क डन बाय फोर्स इज एम जी एल साइन थीटा बाई टू। खत्म। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से पता है, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है ना, कि मैं मानूंगा कि जनरल टाइम पे इस पे एफ फोर्स लग रहा है, वो उतने से मास के mg को बैलेंस कर रहा है, और वो दोनों फोर्स बैलेंस है, तो उस फोर्स का वर्क निकालते हैं एफ डॉट डी एस, और उसको वर्क को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है। सीधा अगर अपन ये चीज सोच पाए कि एफ ने जो भी फोर्स वर्क किया होगा वो कहाँ गया होगा? इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने, क्योंकि डेल्टा के तो जीरो, तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय एफ इक्वल टू जीरो, वर्क डन बाय एम जी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो बस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ठीक है, लिखिए जल्दी। जल्दी लिखिए। बढ़िया, अगला सवाल। एक चेन ना ऐसे है, कैसे? ऐसे चेन ऐसे, जस्ट यहाँ पे ऐसे, मास एम है, लेंथ है, स्मूथ टेबल है ये क्या है? स्मूथ टेबल, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, कहीं भी फ्रिक्शन आएगा तो फिर आएगा। इसको इधर से खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा के स्लोली,
the chain is pulled slowly by a force F, जो वेरिएबल होगा एक्चुअली में, by a force F, find work done in bringing the whole chain on the table. पूरी चेन को टेबल पे लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? समझ रहे क्वेश्चन? स्लोली खींचना शुरू किया, खींचते खींचते चेन ऊपर आती जाएगी, पूरी चेन ऊपर आ जाएगी। पूरी चेन को ऊपर लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ टेबल है, बिल्कुल शानदार। दो ही फोर्स वर्क करेंगे, mg और फ्रिक्शन, सॉरी mg और f। हाँ बिल्कुल सही, mg L/2। बिल्कुल घटिया सवाल है, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, सब लोग का आंसर चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सोचो यहाँ पे जीरो कहाँ मानना आसान है? एनर्जी इसी लेवल। अगर मैं यही एनर्जी जीरो मान लूं, जीरो लेवल एनर्जी का, तो बाद में तो पूरी चेन ही यहाँ आ जाएगी ना। तो इनिशियली सेंटर यहाँ था, कहाँ? यहाँ से L/2 नीचे, और बाद में पूरी चेन कहाँ गई? इसी पे। इसको मैं यही लिखूंगा, है ना? क्या कि वर्क डन बाय F इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना? वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय mg, उसको मैंने डेल्टा यू लिख दिया। डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल पूरी चेन ऊपर आ गई जीरो, यू इनिशियल L/2 नीचे है, हमारे रेफरेंस लेवल से सेंटर L/2 नीचे है, तो पहले की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा माइनस mg L/2। मैंने जो रेफरेंस माना है उस रेफरेंस से चेन का सेंटर नीचे है, तो माइनस mg L/2 इसलिए लिखा मैंने पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर होता तो प्लस mgh, नीचे होता तो माइनस mgh। बस आ गया mg L/2। सही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। चेन खींच रहे हैं यहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चेन नीचे थी, उसको टेबल पे रख दिया, टेबल पे थी, खींच के नीचे ले आएंगे। सही है ना? एंजॉइंग? बस बहुत एंजॉय कर लिया। अब देखो तुम अगला सवाल। ठीक है, समझना है ना, मैं बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। ये हो गया, लिख लिया सब? सिंपल है, मतलब फोर्स का वर्क डन वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चन बताओ। अब ये चेन टेबल लेवल पर ही रखी हुई है, ये चेन ना एक खूंटी से लगी हुई है, ऐसे हिंज है, खूंटी इसको कहते हैं। इससे हमने चेन बांध रखी है, हवा में ऐसे दीवार पे लटक रही है। साइकिल लगे वाली चेन नहीं आती है, ऐसे दीवार पे लगी हुई है। ये खूंटी है, खूंटी इंग्लिश में हिंज बोलते हैं। हिंज पे एक चेन लगी हुई है, हवा में है पूरी चेन, है? चेन का मास m है और लेंथ l है, यूनिफॉर्म चेन है। इसका जो ये लोअर रिंग है ना, हमने क्या किया, इसको उठा के खूंटी पे रख दिया। ये चेन ऐसी रहेगी, ये एंड तो फिक्स है। पूछा गया है फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द lowest link on the hinge slowly, है ना? मतलब ये जो लोएस्ट लिंक ये है, लोएस्ट लिंक। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? ये धीमे से नीचे वाले लिंक को उठा के खूंटी पे पहना दिया। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द लोएस्ट लिंक ऑन द हिंज स्लोली। क्वेश्चन समझ में आया कि ये वाली तो यही रहेगी, ये वाली तो यही रहेगी,
है ना, नीचे वाले लिंक को उठा के चेन को तो डबल लेयर कर दिया, चेन को क्या किया, डबल लेयर कर दिया। तो बताओ इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, सोच समझ के बताना सही आंसर। क्वेश्चन की फील आ रही है ना? हाँ भाई, पहले चेन ऐसी थी, बाद में चेन डबल लेयर होने के बाद ऐसी हो गई। इसका मतलब चेन का सेंटर पहले अपनी रेफरेंस लेवल से L/2 नीचे था, अब चेन का सेंटर अपने रेफरेंस लेवल से L/4 नीचे है। तो वर्क डन बाय F इक्वल टू डेल्टा U, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, दोनों की वैल्यू रख दी। कोई दिक्कत किसी को? आगे चले? कोई दिक्कत तो पूछ लो, वरना आगे चले। चल फिर आगे चलते हैं। अभी देखना, इससे भी बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका आंसर जो सही बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। यही चेन वाला ही सवाल है, लेकिन इसका आंसर जो सही बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वही चेन, मास m, लेंथ l, वही हिंज खूंटी। कहा गया है फाइंड वर्क डन required to put the central link of the chain at the hinge, slowly. Find the work done required to put the central link of the chain at the hinge slowly. मतलब अब समझ में ना क्या कर रहे हैं, ये जो लिंक है ना, इसको यहां से उठाया और यहाँ पहना दिया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसको पहनाया था, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पहना दिया था। अब क्या किया, इस बीच वाले को उठाया और यहाँ से यहाँ पहना दिया। तो बताना है इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा। इसका सही आंसर जो बताएगा पहली बार में, उसको शाबाशी दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, खूब गलतियां होती हैं इसमें। सॉल्व कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आपका जो आंसर आए ढंग से सोच के वो चैट बॉक्स में लिख देना। देखना तुम कहोगे अरे ये गलती हो गई थी। देखो मैंने क्या कहा, ट्रिक क्या है सॉल्व करने की, बात का डायग्राम बनाना। तो मुझे तो ये पता है कि यू इनिशियल तो आप जानते हो, ये चेन पहले पूरी की पूरी यहाँ थी, एम मास और एल लेंथ की चेन थी। इस लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ, मानना आसान है क्योंकि तो पहले ये L/2 नीचे था, सेंटर इसका सेंट्रल पार्ट, तो U इनिशियल है माइनस mg/2, U फाइनल। तो बाद का डायग्राम, तो बाद के डायग्राम के बारे में मैंने ये बताया आपको कि बाद का डायग्राम बना लेना। तो मेरे हिसाब से तो बाद का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं सेंटर लिंक को, मैं थोड़ा सा साइड बना दिया जानबूझ के आपको दिख जाए, मैं अगर सेंटर लिंक को ऊपर रखूंगा तो बाद का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से 2 चेन दिख रही होगी, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L/2 होगी क्योंकि मैंने सेंटर लिंक को ऊपर रखा है, और इसका मास m/2 होगा। और ये चेन जो है, ये लेंथ L/2 की चेन 2 फोल्डेड है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L/4 है और इसका मास भी m/2। ये 2 सिस्टम है एक्चुअली। ये कैसे सिस्टम है, 2 सिस्टम है, ठीक है। m/2 की चेन L/2 लेंथ में डबल फोल्डेड, और m/2 की चेन L/2 सिंगल सिंगल। L/4 वाले का सेंटर कितना नीचे है, ये रहा इसका सेंटर, तो L/8 पे, और इसका सेंटर यहाँ पे। बस U फाइनल लिख लो, U फाइनल m/2 G
L/8 माइनस साइन के साथ, पूरे पे माइनस साइन। M/2 की जो डबल फोल्डेड चेन है उसका सेंटर L/8 नीचे है, प्लस M/2G, L/2 लेंथ की जो चेन है उसका सेंटर L/4 नीचे है। ऐसा दो पार्ट हो गए चेन के, आधे आधे। एक आधा जो है वो L/2 का सीधा है और एक आधा जो है वो L/4 के लेंथ में फोल्डेड चेन है। बस हो गया आंसर। कितना हो गया? mg L/16 प्लस mg L/8, इन दोनों को सम करें तो ये बन गया -3 mg L/16। तो ये u इनिशियल है, ये u फाइनल है, तो डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स। So it is -3 mg L/16 माइनस माइनस प्लस mg L/2, LCM लोगे ये बनेगा 5 mg L/16। दिस इज द आंसर, 5/16, 5 mg L/16। अपनी अपनी गलती को देख के आपको पछतावा हो रहा होगा, मानते हो ना? किसी ने मास गलत लिया होगा, किसी ने लेंथ गलत लिया होगा, किसी ने हाइट गलत ली होगी, अलग अलग तरह की गलतियां होती हैं। कुछ भी गलती ना हो तो ये आंसर आता है। अच्छा सवाल था ना? कोई दिक्कत किसी को? और मैंने जो बात कही थी, जो ट्रिक दिया था वो सही था ना, कि पूरी की पूरी कहानी थी जिसने डायग्राम सही बना लिया। इस सेंटर को अगर हिंज पे रख देंगे तो बाद का डायग्राम कैसा बनेगा? तो ऐसा बने। आ गया? बताओ भाई। बढ़िया, सबको फील होगा, अरे यार ये गलती कर दी छोटी सी। होती है, सबसे ही होती है, आगे मत करना बस, है ना? ये गलती होती है पहली बार में, बहुत लोगों से होती है, आगे मत करना। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ये हो गए अपने सभी चेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि इस बार ये चेन ना हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है। हम मार्केट से एक चेन लेके आए जिसके साथ हम सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये चेन जो है इसको हमने यहाँ रिलीज कर दिया, तो यहाँ रखी हुई है ऐसे जस्ट यहाँ, मास एम लेंथ एल, ये स्मूथ टेबल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हल्का सा भी नीचे हुआ तो ये रुका नहीं रहेगा, पूरा का पूरा फिसल जाएगा। क्योंकि रुका तब रहता जब ये सरफेस पे फ्रिक्शन होता। अगर मैं इस चेन के हल्के से पार्ट को भी नीचे कर दूं तो ये पूरी चेन फिसल जाएगी। मानते हो? ये बात सबको समझ में आती है ना, कि ये अपन ने एक चेन वाला क्वेश्चन किया फ्रिक्शन में, वहां क्या था कि ये रुक के रखा था, तो वहां पे फ्रिक्शन था, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मैं हल्का सा पार्ट भी नीचे कर दूं तो ये पूरी की पूरी चेन नीचे फिसल जाएगी। तो बिल्कुल वही है। यहाँ से ऐसा रिलीज किया इस कंडीशन से, जस्ट एक छोटी सी लेंथ है। तो कहा गया है फाइंड, इट इज रिलीज्ड, चेन को रिलीज किया है। फाइंड स्पीड ऑफ द चेन when it just falls off the table, falls off the table। मतलब जब जब ये जस्ट ऐसी हो रही है, फील आ रही है, स्पीड बढ़ेगी, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी? जस्ट जब ये फॉल हो गई है पूरी चेन, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी? फाइंड स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट जस्ट फॉल्स ऑफ द टेबल। और आपको अपना आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में देना है कि अंडर रूट एन जी एल। तो आपको एन की वैल्यू बतानी है, फाइंड एन। अगर आपका आंसर रूट एन जी एल की फॉर्म में कुछ आएगा तो आपको एन बताना है। मास का कोई काम ही नहीं है, एन जो इंटीजर आएगा वो बताना है, इंटीजर या नंबर जो भी आएगा आपको एन बताना है।
रूट mgl की टर्म में कुछ आएगा तो n की वैल्यू क्या होगी? आंसर है n इक्वल टू। आसान सवाल इस हिसाब से है कि मान लेते हैं अपन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ एनर्जी कंजर्व है, यहाँ कोई एफ का वर्क नहीं हो रहा, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। U इनिशियल पूरी चेन जमीन पे रखी हुई है 0 प्लस K इनिशियल भी 0। U फाइनल चेन का सेंटर L/2 नीचे आ गया, ऑब्वियस सी बात है, चेन जब पूरी जस्ट वर्टिकल होगी तो चेन का सेंटर कितना नीचे आएगा? L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/2, फाइनली माइनस क्यों? क्योंकि नीचे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। कैंसिल होगा, v की वैल्यू आएगी √gl। जिन लोगों का आंसर गलत आया है उसने पोटेंशियल एनर्जी को mgl लिख दिया इतना सिखाने के बाद नहीं। जिनका आंसर √2gl आया है उन्होंने चेन की पोटेंशियल एनर्जी को mgl लिख दी ना। इतनी देर से चेन ही सीख रहे हैं और फिर भी चेन की एनर्जी को सेंटर से ना लिख के सीधा mgl लिख दिया, तो गलत लिखा। ठीक है, चलिए तो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।